सिपरी रिपोर्ट जो है वो हथियारों पर कितना क्या आयात हुआ है, कितना निर्यात हुआ है, इस विषय को लेकर सिपरी रिपोर्ट जो निकाली जाती है। एक दो बार पहले भी सिपरी रिपोर्ट का जिक्र जो वो आ चुका है। ये स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम के अंदर स्थित एक संस्था है, ठीक है भाई, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्वीडिश थिंक टैंक है, स्वीडन के अंदर स्थित है। तो उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, तो भारतीय हथियार आयात में 1/3 कमी आई है। आप यदि 2011 से लेकर 2015 के अंदर देखोगे और भारत के आयात को 2016 से 20 के बीच में देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत के आयात के अंदर 1/3 कमी आई है, ठीक है। तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। हालांकि डायरेक्टली ऐसे फैक्ट तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा आप ध्यान में रखना कि भारत इन दिनों में हथियारों का आयात इंपोर्ट करना कम कर दिया है, खुद भारत के अंदर हथियार बना रहा है। मेक इन इंडिया जो योजना है, कहीं ना कहीं वो इस क्षेत्र के अंदर सफल होती दिखाई दे रही है। इवन मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि भारत ने इस बार 38,700 करोड़ के हथियारों का एक्सपोर्ट भी किया है। जो देश पहले हथियारों का इंपोर्ट करता था, आज के समय में उसने अपने इंपोर्ट को 1/3 कम कर दिया है। उसके साथ साथ 38,700 करोड़ के हथियारों का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो भारत के हथियार क्षेत्र के अंदर एक काफी बड़ी और काफी अच्छी ये अचीवमेंट है, ठीक है भाई। भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। ये कम करने के बावजूद अभी भी भारत सेकंड सबसे बड़ा कोई आयातक तो भारत है। पहला जो वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब सबसे ज्यादा हथियार जो इंपोर्ट करता है। पहले भारत हुआ करता था सबसे बड़ा आयात, अब भारत दूसरे नंबर पर आ गया। सऊदी अरब पहले नंबर पर है जो कि सबसे ज्यादा हथियार को आयात करता है, ठीक है। भारत को आपूर्ति कौन करता है, हमने कहा कि ठीक है, भारत सबसे ज्यादा आयात करता है। दुनिया में से सबसे ज्यादा जो आपके हथियार हैं वो कहां पर आते हैं, तो भारत में आते हैं। अभी भारत में कौन कौन से देशों से आते हैं, तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, सबसे ज्यादा भारत में रूस से हथियार आते हैं, दूसरे पर फ्रांस में आते हैं, तीसरे पर जो यूएस इजराइल से आते हैं, इजराइल से आते हैं। सबसे ज्यादा भारत हथियार कहां से आयात करता है, रूस से करता है। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा कोई आपूर्ति करता है तो वो रूस है। रूस हमेशा से ही भारत का सहयोगी रहा है, तो इसलिए ये कुछ ऐतिहासिक संबंध भी हैं जिसके कारण रूस सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। दूसरा फ्रांस, फ्रांस राफेल वगैरह भारत ने फ्रांस से मंगवाई है। इजराइल, इजराइल तीसरे पर कौन सा था भाई, इजराइल। अच्छा, अब हमने कहा कि दुनिया में हथियार निर्यातक देश ओवरऑल देखें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है। ये तो बात है कि भारत के अंदर एक्सपोर्ट कौन करता है। ओवरऑल देखेंगे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, तो पहले नंबर पर आएगा अमेरिका, दूसरे पर आएगा रूस और तीसरे पर आएगा फ्रांस, ठीक है। सबसे पहले पर अमेरिका, ठीक है। तो ये था सिपरी रिपोर्ट के बारे में, जो कि हथियारों पर अपनी रिपोर्ट जब वो निकालती है, ठीक। नेक्स्ट, क्वेड का पहला शिखर सम्मेलन जब वो अभी हुआ था मार्च के अंदर। क्वेड एक संस्था है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। 4 देश इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है, ठीक है। ये 4 देश जो कि सामान्यतः कहा जाता है कि चाइना के खिलाफ एक संगठन जो है ये बनाया गया। इसको चाइना एशिया का नाटो भी कहता है। नाटो क्या था, नाटो हमने बताया था कि रक्षा करने वाला एक संगठन है। तो चाइना कहता है कि ये एक ऐसा नाटो है जो कि मेरे खिलाफ है, यानी कि चाइना के खिलाफ है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेड जो है इसकी पहली मीटिंग अभी पहली बार हुई थी। इससे पहले काफी ज्यादा चर्चाएं चलती रहती थी कि भाई क्वेड कोई नाम का संगठन है, इनकी कोई भी औपचारिक मीटिंग नहीं होती। इस बार पहली बार एक मीटिंग जो वो हुई थी, ठीक है। तो 12 मार्च 2021 को वर्चुअली ये सम्मेलन हुआ था। मेजबान देश कौन था, अमेरिका। अमेरिका के अंदर मेजबान देश था और जहां से ये जो है वो हुआ था। कौन सर सेड फर्स्ट एक्सपोर्ट कंट्री चाइना, नहीं नहीं, हथियार के बारे में बात कर रहे हैं हम केवल ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो कौन है। सिपरी की रिपोर्ट है भाई, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये 4 देश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, जापान के थे और आपके जो बाइडेन अमेरिका के थे। ये 4 देशों का संगठन पहला संस्करण मीटिंग का अभी 12 मार्च 2021 को जब वो संपन्न हुआ, ठीक है। संस्करण कौन सा था, पहला था। इसमें क्या बात की गई, इसमें भारत की जो वैक्सीन मैत्री है उसको सराहा गया। वैक्सीन मैत्री क्या है भाई, भारत जो है आपको ध्यान होगा ये जो कोविड की दूसरी लहर आने वाली थी उससे थोड़ा पहले
जो बहुत ज्यादा ऐसे भारत ने दूसरे देशों के अंदर वैक्सीन भेजी थी, उसको उस जो पहल थी उसको वैक्सीन मैत्री पहल जो हमने कहा था, वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा था। ठीक है, तो ये वैक्सीन मैत्री पहल को जो इसके अंदर सराहाया गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत का एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। इस शब्द को ध्यान रखना भी, ये अनौपचारिक है, अभी भी इनफॉर्मल ही है, फॉर्मल नहीं है। अभी भी कैसा संगठन है ये, इनफॉर्मल ही है, फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल जैसे कि आप ब्रिक्स को कह सकते हो, G20 को कह सकते हो, ये सारे के सारे फॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, मंच है। ये एक इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। ठीक है, यहाँ पर इनफॉर्मल का मतलब ये होता है कि चारों देश बैठ के आपस में बात करते हैं। हम कह देते हैं कि चारों देशों का एक संगठन है, क्वेड। ये कहते हैं कि ना, हम तो बस जनरली बात कर रहे हैं कि वैक्सीन मैत्री को ये करना है, ये हम तो केवल जनरली बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, आपके संगठन का हम नाम दे रहे हैं, क्वेड। हम कह सकते हैं कि भाई पॉलिटिकल जो चर्चाएं हैं, न्यूज़पेपर हैं, वो इसको नाम दे देती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी तक हम क्या है, इनफॉर्मल रणनीतिक मंच है, अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। सबसे पहले इसके बारे में 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा उसको बात शुरू की गई थी कि ऐसा कुछ जो वो बनना चाहिए। ठीक है भाई, तो अभी तक हमने दो बातें पढ़ी, एक तो सिप्री की रिपोर्ट पढ़ी, दूसरा हमने क्वेड के बारे में पढ़ा, क्वेड में कितने देश हैं, इसकी पहली मीटिंग हुई, कब इसकी पहली बार बात शुरू हुई, और ये कैसा संगठन है, तो एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत फिलीपींस। अभी देखो कुछ एक समझौते हुए आपस में, कई सारे अलग अलग देशों के साथ में समझौते हुए, जैसे भारत फिलीपींस का, तो ये रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का समझौता है कि भारत जो फिलीपींस को कुछ हथियार जो सप्लाई करेगा, इस प्रकार से रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का समझौता हमने कौन से देश के साथ में किया है, फिलीपींस के साथ में किया। फिलीपींस एक छोटा सा देश है, और हम एक पहले भी कह रहे थे कि भारत ने इतना ही एक्सपोर्ट का टारगेट कैसे पूरा किया, तो भाई कुछ अनुदान दिया खुद से, अभी हम आपको ऋण दे रहे हैं, आप हमसे हथियार खरीद लो, इस प्रकार से रक्षा आपूर्ति जब वो की थी। ब्रह्मोस की संभावित आपूर्ति भी इसके अंदर शामिल है कि जो ब्रह्मोस है, भारत और रशिया मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, उसकी आपूर्ति भी इस फिलीपींस को की जा सकती है भारत के द्वारा। भारत और फ्रांस के बीच में एक नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एमओयू साइन हुआ है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि यूरोप के अंदर देखोगे आप तो जर्मनी और फ्रांस दो ऐसे देश हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काफी अच्छा खासा इन्होंने अपना एक मुकाम जो अचीव किया है। खासतौर पर जर्मनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा खासा काम किया है। तो भारत ने भी फ्रांस के साथ में एक नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जैसे आपके सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा उसको कह सकते हैं कि जो संसाधन कभी खत्म नहीं होने के, जैसे सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने की, तो सौर ऊर्जा क्या हो गया, नवीकरणीय साधन हो गया। जैसे पवन हवाएं कभी रुकने की नहीं है, तो वो भी संसाधन कभी खत्म नहीं होने का, तो वो क्या होगी, पवन ऊर्जा क्या होगी, नवीकरणीय साधन हो गया। तो इनके लिए नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत ने फ्रांस के साथ में एक एमओयू जो वो साइन किया है। ठीक है, रूस और चीन के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS बनाने पर एक सहमति बनी है। रूस और चीन ने मिलकर कहा है कि हम जो है वो एक एक अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन जो बनाएंगे, जहां से कि चंद्रमा को और आसानी से और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व जो वहां से किया जा सकेगा। ऐसा कौन कर रहे हैं, रूस और चीन जो मिलकर कर रहे हैं। भारत के दो एग्रीमेंट पड़े, फ्रांस के साथ में नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर, फिलीपींस के साथ में रक्षा उपकरणों की सहमति को लेकर। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। वैसे तो आप साइंस टेक में पढ़ोगे, साइंस टेक में पढ़ी भी लिया होगा, इसरो और नासा के द्वारा, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उन दोनों ने मिलकर एक जो है वो स्पेस से रिलेटेड एक चीज बना रहे जिसका नाम क्या है, निसार। क्या नाम है, निसार। यहाँ पर एन का मतलब है नासा, आई का मतलब है इसरो, एस का मतलब है सिंथेटिक अपार्चर रडार। ठीक है, अब ये क्या करेगा, तो ये जो इमेज है, अच्छी गुणवत्ता की जो इमेज है वो लेने के अंदर ये काम आएगा। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अब ये जो टेक्निकल चीजें हैं कि क्या होता है, ये सारी की सारी आप जो वो साइंस टेक के अंदर पढ़ोगे। यदि नहीं पढ़ी है तो, और यदि पढ़ ली है साइंस टेक तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए ये कि निसार क्या है। नासा और इसरो के साथ में एक किया जा रहा प्रयास है जिसके वो सिंथेटिक अपार्चर रडार भी कहते हैं, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके लिए एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस जो है वो खींची जा सकती है ना। अभी पृथ्वी पर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की भाई ऊंचाई से इस प्रकार से फोटो खींची जाती है, उसमें क्लियरिटी यदि नहीं होती है, लेकिन इसमें सेंटीमीटर तक की जो क्लियरिटी के साथ में हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस जो है इससे खींची जा सकेगी। ठीक है भाई, ये इस प्रकार का नासा जो है इन निसार जो है वो
एक तो नाम ध्यान रखना, एन का मतलब यहाँ पर नासा है, आई का मतलब यहाँ पर इसरो है, सिंथेटिक अपार्चर रडार है। ठीक है, क्या है ये? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यह 1 सेंटीमीटर से कम के परिवर्तन को मापने के लिए, 1 सेंटीमीटर से कम का भी यदि परिवर्तन होता है उसको भी ये जो ऑब्जर्व कर सकती है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस खींचने के अंदर जो वो सक्षम है। अब इसके अंदर 2 बैंड लगे हुए हैं, एक एस बैंड है और एक एल बैंड है। ऐसे बहुत ही कम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं जिसमें इन दोनों बैंड का जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर एस बैंड और एल बैंड का उपयोग करने वाला ये पहला उपग्रह मिशन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से वर्ष 2022 में इसको जो वो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2022 के अंदर निसार को लॉन्च किया जाएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करने के अंदर ही काम आता है, 1 सेंटीमीटर से कम के परिवर्तन को भी देख लेता है। एस बैंड और एल बैंड का यूज इसमें किया जा रहा है और ऐसा पहला उपकरण है, 2022 के अंदर लॉन्च किया जाएगा, अभी लॉन्च नहीं किया गया। वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट निकाली गई है 2021 की। नाम से वैसे तो पता लग ही रहा है कि किस बारे में है। एक तो वुमेन के बिजनेस से और एक लॉ, यानी कि उसको किस प्रकार की सिक्योरिटी जो होती जाती है लीगल वे के अंदर, तो उस पर एक रिपोर्ट निकाली गई। तो पहली बात तो किसके द्वारा निकाली गई, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है। इस रिपोर्ट का 7वां संस्करण है। भारत का इसमें जो वो 123वां स्थान आता है। भारत 1 2 3 हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो भारत का इसमें जब 123वां स्थान आता है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, वो वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2021 के अंदर भारत का 123वां स्थान आता है और इसकी जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर, प्री वाले सिलेबस के अंदर इस बार डायरेक्टली मेंशन कर दिया गया। वैसे सामान्यतः इसको जो वो डायरेक्टली मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन इस बार जो इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक और विश्व आपके मानव सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दोनों आपके सिलेबस के अंदर है और इस बार वाले पेपर के अंदर भी आपके आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जान लेना इंपॉर्टेंट है भाई। ये इसका जो है वो 9वां संस्करण था। यूनाइटेड नेशन की एक SDSN है, उसके द्वारा ये निकाला जाता है। सस्टेनेबल नेटवर्क करके है, यूनाइटेड नेशन SDSN है, संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क देख लेना आप, है ना। यूनाइटेड नेशन का SDSN करके एक संस्था है जिसको हम यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जिसको कह दिया जाता है, उस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जो निकाली जाती है। विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें देखा जाता है कि भी कौन से देश के लोग जो वो कितना खुश हैं। अब खुशी कैसे मापोगे आप? अलग अलग लोगों को खुशी जो अलग अलग चीजों में मिलती है, आप कैसे माप सकते हो? पर फिर भी खुशी मापना बहुत कठिन है। अंबानी से आप पूछो कि आप खुश हो गया, हो सकता है कि वो कह देना आज मूड ऑफ है भाई का, आज खुश नहीं। बिल्कुल गरीब आदमी से पूछो खुश हो गया मस्त मजे आ गए यार, कोई दिक्कत नहीं है हमें। फकीर आदमी ऐसे जिएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, बिल्कुल सही बता रहे, नहीं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क देख लेना भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संधारणीय विकास समाधान नेटवर्क। तो कोई गरीब कहेगा कि भैया आज एकदम मस्त है, 8 बज गए हैं, दुकान बंद हो रही है, उससे पहले पहले एकदम सेट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम खुश है, हो सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब जो खुशी है वो एक बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है। पर किसी भी देश में मापना है, अब कठिन टास्क तो है, पर अब कैसे मापें? तो कुछ एक पैरामीटर बनाते हैं। पैरामीटर के अंदर ही क्या करते हैं, अलग अलग लोगों से प्रश्न पूछते हैं भी आपके देश के अंदर जो वो गरीबी कितनी है, आपकी पर कैपिटा इनकम जो वो कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है, और आपने लास्ट बार दान कब किया था। इस प्रकार की बातें जो इसके अंदर पूछी जाती है, इस आधार पर यह रिपोर्ट जो निकाली जाती है। हालांकि बहुत लोग जो इस पर कोई अधिक विश्वास करते नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम जीडीपी निकालते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कितनी बड़ी, हमने कितने प्रोडक्ट जो और बनाए। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बनाने से कोई खुशी नहीं बढ़ती है, इसलिए हमें जो है वो जीडीपी नहीं, हमें जीएचपी नापना चाहिए, ग्रोस हैप्पीनेस प्रोडक्ट कितना है, या फिर ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स जो है
वो हमारी देखनी चाहिए जीडीपी की बजाय। तो उनसे पूछा भाई जीडीपी का तो एक फॉर्मूला है कि आप ऐसे ऐसे निकाल लोगे, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे निकालोगे? तो वो आप देखो कैसे निकालने, लेकिन निकालनी वो अच्छी है। भूटान के द्वारा ऐसी कुछ शुरुआत भी की गई थी कि हम ये जो है वो खुशहाली सूचकांक निकालें। फिर जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी एक ऐसा प्रयास किया गया जिसके अंदर ये प्रयास किया गया, द सर्वे इज डन बाय गैल अपॉल एंड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। तो अब बात तो सुन लो। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रयास किया गया, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है उसके द्वारा प्रयास किया। ये हम मार्च महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है हर बार मार्च के अंदर ही आएगी। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित किया गया 20 मार्च को। उस दिन जो ये रिपोर्ट निकाली जाती है। एक ये क्या करवाते हैं, सर्वे करवाते हैं। क्या करवाते हैं भाई? एक सर्वे करवाते हैं। गैल अप पोल नाम से सर्वे करवाया जाता है, GAA अप पोल, गैल अप पोल नाम से जब एक सर्वे करवाया जाता है। उस सर्वे के द्वारा प्रत्येक 20 मार्च को, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है, उस दिन ये रिपोर्ट जो वो निकाली जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर देखें कि भारत की क्या स्थिति है, ये सारी चीजें देखें। फिनलैंड में 8 बजे ही लेट ले लेते होंगे, तो शीर्ष स्थान इसके अंदर तो कौन सा भाई? फिनलैंड है। फिनलैंड के अंदर सबसे ज्यादा फन होता है। फन कहां पर होता है भाई? सबसे ज्यादा फिनलैंड के अंदर होता है, इसलिए इसका स्थान कौन सा है? पहला है। फन होता है, खुश रहते हैं, कहां पर? फिनलैंड के अंदर। वहां पर 8 जो बहुत जल्दी बजते हैं, ठीक है। तो फनलैंड कहां पर है भाई? फिनलैंड। तो सबसे ज्यादा फन कहां होता है? फिनलैंड के अंदर होता है। खुशहाली सूचकांक के अंदर पहले नंबर पर कौन है? फिनलैंड है, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है? 139वां है। फिनलैंड का जो वो सबसे ज्यादा स्थान है, उसके बाद डेनमार्क है। अब सबके पॉइंट याद नहीं करना, इसके पॉइंट नहीं याद करने, इसके भी पॉइंट नहीं याद करना। अंतिम स्थान जो वो लेसोथो है, एक लेसोथो कंट्री है, अंतिम स्थान। लेसोथो कंट्री है आपके ये दक्षिण अफ्रीका ना, जैसे मान लो आपके ये यहाँ पर, ये अफ्रीका को मैं ले रहा हूँ, ये अफ्रीका महाद्वीप बनाया मैंने। यहाँ पर आपके दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक लैंडलॉक कंट्री है। दक्षिण अफ्रीका के बीचों बीच एक लैंडलॉक कंट्री है लेसोथो। तो लेसोथो जो है ये अफ्रीका के अंदर पड़ती है। ये सबसे लास्ट स्थान है यहाँ की, यानी कि यहाँ के लोग जो सबसे ज्यादा दुखी हैं, भारत से भी ज्यादा दुखी है, आरपीएससी के स्टूडेंट से भी ज्यादा दुखी है। देख लो भाई, खुशहाली सूचकांक के अंदर देखें तो हमारी जो रैंक है वो लगातार गिरती गिरती, ये कौन सी आ गई? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 139वें पर है खुशहाल देशों की लिस्ट में। ये 144 में क्या लिखा हुआ इन्होंने? ओके ओके ओके, पिछली बार जो 144 में थी, सही कह रहे हो, 2021 के अंदर 139 में आई है, ठीक है ना भाई। 2013 के अंदर 111 थी, फिर 17 हुई, फिर 18 हुई, फिर 22 हुई, फिर 33 हुई, फिर 40 हुई, फिर 44 हुई। इस बार जो कोविड के कारण कुछ एक लोगों ने अपने डेटा दिए नहीं, इस चक्कर में भारत की रैंक थोड़ी सी ऊपर हो गई। वैसे देखने को लगेगा कि भारत की रैंक 5 रैंक जो इंप्रूव हुई है, लेकिन एक्चुअली में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट जैसा इसमें कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो लेसोथो के लोगों को फन नहीं मिल पाता, बिल्कुल भाई। लेसोथो, हाँ ये कह रहे हैं कि लेसोथो के अंदर जो बीच नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि लैंडलॉक कंट्री है, इसलिए उनको जो फन नहीं मिल पाता, इसलिए वो सबसे ज्यादा दुखी है, ठीक है। तो 2021 के अंदर 139वीं रैंक जो वो भारत की आई है। देखो इस प्रकार से भारत की रैंक जो गिरती जा रही है। पिछले 8 सालों में भारत की रैंकिंग लगातार खराब हुई थी, इस बार अच्छी हुई है, 144 में से 139वें पर आ गए, ठीक है। चलिए भाई, भारत का 139वां स्थान है। पिछले वर्ष भारत जो 184वें स्थान पर था। यदि हम अपने पड़ोसियों को देखें, तो पड़ोसियों को देख के ही जो खुश और राजी दुखी जो भी है उन्हें पड़ोसियों को देख के होना चाहिए। चीन जो उसका 84वां स्थान है, नेपाल 87वां है, बांग्लादेश 101 है, पाकिस्तान 105 है, म्यांमार 126 है, श्रीलंका 129 है। कहने की बात ये हुई कि भारत के सारे पड़ोसी देश हमसे जो वो आगे हैं। बस एक अफगानिस्तान नहीं है इसमें, अफगानिस्तान का नाम नहीं है ना, हाँ अफगानिस्तान जो हमसे पीछे, बाकी सारे के सारे देश जो हमसे आगे हैं। तो बाई चांस इतना ही पूछा जा सकता है कि सभी भारत के पड़ोसी देश हमसे आगे हैं क्या? नहीं भाई, अफगानिस्तान पीछे है, बाकी सारे के सारे आगे हैं, ठीक है। तो ये था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 9वां संस्करण, पहला स्थान जहां पर फन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि फिनलैंड। भारत का स्थान 139, पहले कौन सा था? 144 थी प्रीवियस ईयर, ठीक है। और लगातार जो ये रैंकिंग जो वो गिरती जा रही है। मूल्यांकन 1 से 10 के बीच में करते हैं। फिनलैंड का 7.842 स्कोर था। अंतिम स्थान लेसोथो भारत का 139वां स्थान था। पिछले वर्ष जो ये 144वां स्थान था, ठीक है।
चलिए भाई, तो चीन की 2021 से 2025 के बीच में 14वीं पंचवर्षीय योजना जो वो आई है। ये आपको पता ही होगा, भारत ने भी जो आजादी के बाद में पंचवर्षीय योजना जे रूट आउट हो गया। राहुल गांधी के पीएम बनने पर इंडिया टॉप 10 में आ सकता है, टॉप भी कर सकते हैं। देखो यार, पॉलिटिकल बातें यहाँ पर मत करो, कोई क्लिप काट के लगा देगा, क्या मतलब है, तुम ऐसे ही कैरियर खराब करवा दो मेरा। चीन जो 2021 से लेकर 2025 के बीच में 14वीं पंचवर्षीय योजना इसने निकाली है। आपको पता होगा, भारत ने भी आजादी के बाद में पंचवर्षीय योजना जैसे शुरुआत की थी, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई, इन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया। उसकी जगह पर नीति आयोग लेके आए 1 जनवरी 2015 से। भारत के लास्ट कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट थी। और आपके सिलेबस के अंदर भी पहले पंचवर्षीय योजना को शामिल किया गया था, इस बार वैसे देखें तो हटा लिया गया है। तो चीन के अंदर भी एक योजना आई है, तो वो 14वीं पंचवर्षीय योजना, इससे ज्यादा अपने को कुछ याद नहीं करना। मैगजीन देखोगे, उसमें लिखा होगा कि उसमें क्या क्या जो लक्ष्य रखे गए हैं। लक्ष्य हमारे खुद वाले याद हो जाए, हमें वही बहुत है, चीन वाले थोड़ा ना याद करेंगे। इमरान खान सरकार जो स्वेच्छा से विश्वास मत हासिल करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री थे इस बार, यानी कि इनके खिलाफ जो इस प्रकार का जो अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ऐसा कुछ आ सकता था, ऐसा इमरान खान को लगा। इमरान खान ने जो खुद ही वहां की पार्लियामेंट के अंदर खुद के खिलाफ एक विश्वास, खुद के पक्ष में एक विश्वास प्रस्ताव लेके आए और वो पास करवा लिया, और इस प्रकार से ये वापस प्रधानमंत्री का विश्वास मत इन्होंने हासिल कर दिया। पाकिस्तान भी ठीक है, अजीबोगरीब चल रहा है। तो हम भी कभी कहेंगे कि जब सचिन तेंदुलकर चौका मारता था, तो उसकी बॉल उठाने के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पीछे पीछे दौड़ता था। पाकिस्तान क्रिकेटर है इमरान खान। चलिए भाई, इटली जो वो आईएसए के अंदर शामिल हो गया। आईएसए पता होगा आपको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इटली जो वो हाल ही के अंदर आईएसए के अंदर शामिल हो गया। ठीक, इतनी सी बात। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जो वो नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये शायद मैंने आपको पहले भी एक बार इसके बारे में बात की थी। CDRI, देखो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये होते हैं कि मान लो भूकंप आता है, तो बिल्डिंग को कम से कम नुकसान हो, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के साथ में चीजें बनाई जानी चाहिए। जैसे नींव जो ज्यादा गहरी होनी चाहिए। तो ये तो मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो बिजली गिरना है। बिजली गिरना आजकल एक आम आपदा देखी जाती है, लेकिन बहुत सारे बिल्डिंग के अंदर वो अर्थिंग वाला सिस्टम रहता है, जिससे यदि बिजली उस बिल्डिंग पर गिरती भी है तो कोई नुकसान नहीं होता है। जो कि बहुत सारी बिल्डिंगों पर वो अर्थिंग वाले सिस्टम जो नहीं होते, उस वजह से उस पूरी बिल्डिंग को नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो एक डिजास्टर रेजिलिएंट, कि डिजास्टर को सहन कर सके, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए। इसके लिए गठबंधन जो बनाया गया है, देखो आप, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे कोई अच्छा देश है वो है जापान। जापान एक आपदाओं का देश कहा जा सकता है। यहाँ पर समय समय पर सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, खूब सारी जो आपदाएं आती रहती है, पर फिर भी ये देश जो पुनः खड़ा हो जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वो इस प्रकार से बनाई हुई है कि यदि वो गिर भी जाती है तो उसके नीचे यदि कोई दब जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं उस बंदे को। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये एक डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। इसके लिए गठबंधन जो वो तैयार किया गया है। तो ये जो गठबंधन है ये भारत के द्वारा पेश किया गया था। भारत ने कहा था ऐसा कुछ करना चाहिए, और भारत ने जो इसका प्रस्ताव जो वो रखा था। तो भारत के द्वारा 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के अंदर इसकी पहल की गई थी। ठीक है भाई, तो भारत के द्वारा 2019 के अंदर इसकी पहल की गई थी कि ऐसा कुछ गठबंधन जो वो बनना चाहिए। खबर क्या है, करंट में क्यों है, तो हाल ही में यूरोपीय जो संघ है, आपके यूरोपियन यूनियन जो है, वो इसके अंदर शामिल हो गया है। इसने कहा कि बिल्कुल हम इस CDRI का समर्थन करते हैं और हम जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो एक गठबंधन है जो कि आपदा प्रतिरोधी जो संरचना है इस प्रकार को बनाई जा सके, इसके लिए गठबंधन किया गया। भारत ने ये प्रस्ताव रखा 2019 में, और अभी हाल ही में EU जो है वो इसमें शामिल हो गया है आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट, अब देखो अपने यहाँ पर भी इस प्रकार का डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट तो सिस्टम तो था, लेकिन ये नाम नहीं था। ये क्या होता है, जैसे मान लो कोविड के दौरान दूसरे जगह से, दूसरे देश से यदि लोग आते हैं, तो वो चेक करें, इंश्योर करें अच्छे से कि भाई क्या वो सुरक्षित हैं कि नहीं। अब सुरक्षित कैसे होंगे, या तो वो कोविड से रिकवरी उनको हो चुकी हो, या फिर उनके पास में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट हो, या फिर कोविड वैक्सीनेशन उनका हो रखा हो, इसलिए हम उसको जो वो सुरक्षित मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी
तभी हम उसको अंदर आने देंगे, तभी हम परमिशन देंगे। इस प्रकार का एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट जो बनाया गया, ठीक है। कोविड-19 महामारी के कारण यूरोपीय संघ द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया? यूरोपीय संघ द्वारा नागरिकों की सुरक्षित आवागमन हेतु ये जारी किया गया। अर्थात ये सर्टिफिकेट या तो वैक्सीन लगवा ली या फिर कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट है तभी जो ये जारी किया जाता था। तो प्रश्न क्या आ सकता है? डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया? तो यूरोपीय संघ के द्वारा जारी किया गया। क्या इसका उद्देश्य वगैरह क्या था? उद्देश्य ये था कि कोविड के दौरान जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं है, तभी हम उसको जो अंदर एंट्री देंगे, ये इंश्योर करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट। आगे बढ़े। पाकिस्तान FATF लिस्ट के अंदर, ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल हो गया है। देखो आपको ध्यान होगा, FATF एक संगठन है जिसका नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये FATF क्या करते हैं? FATF के ऊपर मैंने हालांकि एक पहले भी वीडियो बना रखी है जो कि YouTube पर पड़ी हुई है। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर क्या किया जाता है? ये संगठन बनाया गया ताकि किसी देश को जो फंडिंग की जाती है वो इस फंडिंग का यूज किसी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन करने के लिए तो यूज नहीं कर रहा। जैसे पाकिस्तान पर समय समय पर आरोप लगते रहते हैं कि इसको जो फंडिंग मिलती है, इसको जो विश्व बैंक वगैरह, ये जो IMF द्वारा सहायता जो प्रदान की जाती है, उसका यूज ये आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। ऐसा चेक करने के लिए एक संगठन अलग से बना हुआ है, FATF, ठीक है। इस पर अपन ने अलग से भी बात की हुई, इसके अंदर कितने कितने देश हैं, भारत इसके अंदर शामिल है। अब ये जो संगठन है समय समय पर सब देशों की जांच करता रहता है। इसने एक रिपोर्ट बना, इसने पूरे पैरामीटर बना रखे हैं, भाई आपको ये चीजें हमें जो पेश करनी पड़ेंगी, हम देखेंगे कि आपका देश ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है। और फिर इसने 2 लिस्ट बना रखी है, एक का नाम है ग्रे लिस्ट और एक का नाम है ब्लैक लिस्ट। कौन कौन सी? ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंदर जो होता है, इसका मतलब है कि वो ऐसा कर सकता है, संभावनाएं हैं, ऐसे समय समय पर सबूत मिले हैं। ब्लैक लिस्ट के अंदर जो आ गया, इसका मतलब ये तो पक्का ही करता है। और ब्लैक लिस्ट में कोई देश यदि आ गया तो उसकी सारी की सारी फंडिंग जो वो रोक दी जाती है। जितने भी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये फिर कोई भी उनको उस देश को फंडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, जो ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाता है। अभी चर्चा में क्यों है? पाकिस्तान को पुनः जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो 2 प्रकार की लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान को अभी जो ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है। समय समय पर इसको कहा जाता है कि आपको अपने डेटा जो वो देने पड़ेंगे, और यदि डेटा पाए जाते हैं उस प्रकार के तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट के अंदर भी डाला जा सकता है। अभी यदि हम बात करें तो केवल 2 देश हैं जो कि ब्लैक लिस्ट के अंदर है। एक तो अपने किंग जोंग भाई साहब जो है, उनका जो देश नॉर्थ कोरिया, जो कि आपके ओलंपिक के अंदर भी खेलने नहीं गए थे, और एक आपके ईरान। ईरान और नॉर्थ कोरिया 2 ऐसे देश हैं जो कि इस ब्लैक लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान कौन सी में आता है? ग्रे लिस्ट के अंदर आता है। आपसे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, इतनी सी बात ही वो पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत और कुवैत की एक संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की स्थापना की गई है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन जो है वो बनाया गया है, मंत्री स्तरीय, जिसमें कि समय समय पर बातचीत होती रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। स्पेन ने जो है वो इसको इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया, यानी कि कोई व्यक्ति इच्छा से चाहता है कि मुझे मृत्यु दे दी जाए तो उसको वैध घोषित कर दिया है। कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं कि भाई ये तो एक सुसाइड का तरीका हो गया। दूसरी बात, इस इच्छा मृत्यु का भी जो मिसयूज किया जा सकता है। मान लो कोई बुढ़ा व्यक्ति बिस्तर में है, अब उसके जो टाबर है वो कह सकते हैं कि देखो पिताजी तो कह रहे इच्छा मृत्यु मुझे दे दी जाए ताकि हमारी संपत्ति उनके पास जल्दी से जल्दी आ सके। इस प्रकार से इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो इसलिए कुछ हमेशा वो रहता है कि इच्छा मृत्यु को स्वीकृति होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो वो विवाद एक अलग बात है और अपने मेंस के काम का, प्री के काम का नहीं है। अपने इतना ही काम का है कि स्पेन के अंदर जो इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से देश के अंदर इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया? स्पेन के अंदर किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, IPR इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। IPR क्या होता है? सबसे पहले तो IPR को सुन लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। जैसे मान लो कि भाई कोई व्यक्ति कोई विशेष प्रकार का इंजीनियरिंग कंटेंट बनाता है तो उसको
पेटेंट मिल जाता है, कोई गाना वगैरह बना दिया, कॉपीराइट वगैरह, खूब सारी चीजें जो इसमें मिल जाती है। लेकिन कोई इंटेलेक्चुअल प्रकार से कुछ चीजें यदि लिखी, मान लो किसी ने कोई बुक लिखी है, तो उसके ऊपर भी तो उसको राइट होना चाहिए ना। जैसे साइंटिफिक प्रोडक्ट के ऊपर राइट है कि दूसरी कोई कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती, इसी प्रकार से कोई मान लो कोई अच्छी किताब लिखता है, उसका जो नॉलेज है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर भी उसको राइट होना चाहिए कि उसका यूज केवल वही कर सकता है। यदि कोई दूसरा उसका यूज करता है तो उससे अनुमति जो लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाता है कि कौन से देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय ये जो बौद्धिक संपदा है इसका ज्यादा सम्मान किया जाता है। आपने यहाँ पर देखा होगा, अपने यहाँ पर बिस्लेरी की जो बोतल है वो बिलसेरी, बिस्मेरीन, पता नहीं क्या क्या नाम से बिकती है ना। एडिडास के जूते जो एडिबास, एबिडास, रविदास, पता नहीं क्या क्या नाम से जो वो एडिडास के जूते बिकते हैं अपने यहाँ पर। तो यानी कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई कोई वीडियो वगैरह लीक होते हैं तो वो भी किसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन है वो। तो इस प्रकार से चीजें होती है भाई कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित जो रखा जाना चाहिए, और कौन सा देश कितना अच्छे तरीके से पालन करता है, कौन से देशों में चीजें जो अच्छे से सुरक्षित जो रहती है, ये मापने के लिए एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसका नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। पहली बात तो किसके द्वारा निकाला जाता है, तो ध्यान रखना यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हालांकि इसी की बेस पर भारत ने भी एक इंडेक्स इसी प्रकार का निकालना शुरू किया। चलो अपन एक बार तो ये देखते हैं, यूएस के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। क्या है भाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहां पर है, यूएस के अंदर है। तो उसके द्वारा इस इंडेक्स को जो निकाला जाता है, और इसका जो वो 9वां संस्करण है, इसमें जो भारत का इस बार स्थान है 40वां। पिछले वर्ष भी 40वां था। भारत जो वो टस से मस नहीं हो रहा है कि हम नहीं आगे बढ़ेंगे, हम तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैसे उल्लंघन करेंगे। अब आपको लग रहा है कि 40वां रहेंगे, अच्छा है, नहीं, ये कोई 50-60 देशों में से है, ज्यादा देशों का इसमें डेटा जो शामिल नहीं किया गया। उसमें से भारत का रैंक कौन सा है, 40वां। पिछले साल भी कौन सा था, 40वां था। पहला स्थान किसका है भाई, कौन निकाल कौन रहा है, यूएससी की संस्था है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो पहला स्थान किसको देगी, खुद के देश को देगी, है ना। तो आपकी माने डॉक्टर कौन बताओ, तो यूएसए को जो पहला स्थान दिए, तो यूएसए जो पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान ब्रिटेन, तीसरा स्थान जर्मनी। भारत का स्थान कौन सा है, 40वां है। ठीक है, ध्यान रहेगा भाई। तो ये था अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में, जिसके अंदर भारत का स्थान है 40वां, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकाला जाता है। पहला स्थान जो यूएसए का है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसने 2023 को भाई अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष, जिन क्लासेस मैंने ओलंपिक वाला करवा दी उसमें तो मैंने बताया था, थॉमस बाक को जो वो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय रक्षा मंत्री जो कि भारत यात्रा पर आए थे, अंतरराष्ट्रीय नहीं लिखना था यहाँ पर, अमेरिकी लिखना था। अमेरिकी रक्षा मंत्री जो हाल ही में भारत यात्रा पर आए थे, तो लॉयड जेम्स जो है वो है। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, ये जो है वो देखो नाम में क्या आ रहा है, हंगर, यानी कि कहीं ना कहीं खाद्य पर, पोषण पर, न्यूट्रिशन पर, इस पर ये रिपोर्ट जो वो निकाली जा रही है। इस पर ये रिपोर्ट यदि निकाल रहे तो कौन निकालेगा, खाद्य पर इस पर काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़े जो संगठन है वो कौन कौन से हैं, एक तो है आपकी एफएओ और एक है विश्व खाद्य कार्यक्रम। हमने कल ही बात की थी विश्व खाद्य कार्यक्रम की, भारत को इसमें जो एज ए अध्यक्ष जो उसका चुना गया है, तो एफएओ एज ए सदस्य। तो एफएओ एक संगठन है जो कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड है, और एफएओ और विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जो वो निकाली जाती है। ठीक है, तो ये देख लेना, थॉमस बाक ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के, और ये अमेरिकी रक्षा मंत्री। तो ये हम बात कर रहे थे, ये हमने अभी तक जितनी भी इंटरनेशनल वाला था वो सारा का सारा इस बार का देख लिया। एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर दें, क्या क्या पढ़ा आज हमने। सिप्री की रिपोर्ट स्वीडिश थिंक टैंक है, हथियार आयात के बारे में इन्होंने कहा 1/3 जो वो कम हो गए हैं। आयात दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, पहले नंबर पर कौन सा आता है, सऊदी अरब आता है। भारत को आपूर्ति करता है, सबसे ज्यादा आपूर्ति कहाँ से की जाती है, पहले पर रूस आता है, दूसरे पर फ्रांस, तीसरे पर इसराइल आता है। और फिर हम बात करें कि दुनिया में हथियार निर्यातक देश कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, रूस और फ्रांस। क्वेड का पहला शिखर सम्मेलन 12 मार्च को हुआ, पहला शिखर सम्मेलन, ध्यान रखना भाई, मेजबान देश अमेरिका, वैसे ये वर्चुअली जो ये हुआ था। पहला संस्करण था, इसके अंदर वैक्सीन मैत्री पहल को
जो वो काफी ज्यादा सराहाया गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत का एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा जिसको शुरुआत की गई थी। भारत और फिलीपींस रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का समझौता भी हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच में नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर हुआ है। रूस और चीन के बीच में जो चंद्रयान के अंदर जो अनुसंधान स्टेशन खोला जाएगा, ऐसा कुछ हुआ है। इसरो नासा ने एक निसार शुरू किया, सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि हायर क्वालिटी की जो इमेजेस है, हाई रेजोल्यूशन की जो इमेजेस है उसको खींच पाएगा। 1 सेंटीमीटर की निकटता से भी जो उसको देख पाएगा। एस और एल बैंड दोनों का इसके अंदर यूज किया गया और ऐसा पहला उपग्रह बनता है जिसके अंदर इन दोनों का जो यूज किया गया है। आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से, श्री हरिकोटा से 2022 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। वुमेन बिजनेस और लो रिपोर्ट जो वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है और इसका 7वां संस्करण है। भारत की 1 2 3 रैंक है, ठीक है, 1 2 3 123वीं रैंक जो इसके अंदर भारत की आती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 9वीं है और ये यूनाइटेड यूएनएसडीएशन के द्वारा निकाली जाती है, जहां से सबसे ज्यादा फन होता है वहीं पर सबसे ज्यादा खुशी है। तो फिनलैंड पहले नंबर पर है, भारत 139 के अंदर आता है। मूल्यांकन 1 से 10 के बीच में किया जाता है। सबसे ज्यादा स्कोर फिनलैंड का है, 7.842 है। सबसे लास्ट कौन है? लेसोतो है। और भारत की रैंक इस प्रकार से गिर रही थी। इस बार जो वो थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, पिछली बार 144वीं थी। बाकी सारे पड़ोसी देश सबसे आगे हैं, अफगानिस्तान ही केवल हमसे पीछे है, ठीक है। चीन की 5 वर्षीय योजना आई है। इमरान खान सरकार जो स्वेच्छा से विश्वास मत हासिल करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। इटली आईएसए के अंदर शामिल हो गए। CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के द्वारा शुरुआत की गई पहल है, 2019 के अंदर शुरुआत की थी। और यूरोपीय संघ जो इसके अंदर हाल ही के अंदर शामिल हुआ है। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट किसने जारी किया? यूरोपीय संघ ने किया। क्यों किया? डिजिटली ग्रीन, यानी कि कोविड से वो ग्रीन नहीं कि सिक्योरिटी, तो सिक्योर वो होना चाहिए, उसी को अनुमति दी जाएगी। पाकिस्तान FATF के अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर है। FATF क्या होता है वो भी हमने देख लिया, ग्रे और ब्लैक लिस्ट क्या होती है वो भी देख लिया, इसका उद्देश्य क्या होता है वो भी देख लिया। भारत और कुवैत के बीच में संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की स्थापना हुई। स्पेन ने जो इच्छा मृत्यु पर रोक वैध घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकाली जाती है। यूएस निकाल रहा था, पहले रैंक किसका होगा? यूएस का होगा। भारत का कौन सा है? 40वां है। पहले भी कौन सा था? 40वां था, ठीक है। इसका 9वां संस्करण है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी असेंबली जनरल असेंबली ने जो 2023 को बाजरा वर्ष जो वो घोषित कर दिया है। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। अमेरिकी रक्षा मंत्री जो हाल ही में आए थे वो कौन थे? लॉर्ड जेम्स थे। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट कौन निकाल रहा है?